साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपना चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज 7वां वीडियो एपिसोड है, जिनमें कुल 60 प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए लगाते हैं इन प्रश्नों में कितने का सवाल जवाब आप दे पाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जबकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में, और डायोनीसियस ये अशोक के दरबार में आया था। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी उन्हें अंगीकार कर लिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात जो है, ये कैरोना नदी पर है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जबकि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और जबकि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, और चिल्का झील भारत में है, सर्वाधिक तट रेखा वाला झील है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है, जिनका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप जो 4 फीट होती है, यानी विकेट और बल्लेबाजी जो बल्लेबाज करते हैं उन दोनों के बीच की दूरी 4 फीट होते हैं। वही 4 फीट के दूरी पर जो है स्टंप आउट और रन आउट का निर्णय किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट होती है, जबकि इनकी चौड़ाई 20 फीट होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? तो समाचार पत्र ये जो है डॉन, ये कराची से निकलता है, यानी प्रस्ताव वहीं से प्रकाशित होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? तो प्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है, जबकि डेली मेल लंदन से प्रकाशित होता रहे। यानी अगर डेली मेल लिखा रहे तो लंदन से, अगर न्यूज लिखा रहे तो न्यूयॉर्क से। न्यूज न्यूयॉर्क और मेल लंदन। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या है? तो साथियों, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन होगा डी। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की संख्या निर्धारित है 545, और जबकि संविधान बना था उस समय लोकसभा की निर्धारित की गई संख्या थी मूल संविधान में 500, जिसे 7वां संविधान संशोधन द्वारा 525 कर दिया गया, और फिर 31वां संविधान संशोधन द्वारा 1973 में 545 कर दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है,
लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा और विधानसभा दोनों की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, और जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष, ये 35 वर्ष है। तो इस प्रकार से लोकसभा का मेरा हो जाएगा सी, यानी 25 वर्ष। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपात का उपबंध किया गया है, जिनमें है राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद, और एक है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाता है अनुच्छेद 356, और जबकि वित्तीय आपात किसी भी वित्तीय मामले में लगाया जा सकता है तो वो है अनुच्छेद 360। यानी 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध हमारे संविधान में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा है, तो इटली की मुद्रा जो है वो लीरा है, तो जबकि म्यांमार की मुद्रा कयात है। और अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलना होता है जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो साथियों, प्रायद्वीपीय भूमि वैसी भूमि को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल। जैसे ये आपका भूमि हो गया, तो समझिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये जल हो गया, और ये इधर जो है इधर वाले भाग केवल भूमि है, यानी 3 ओर से जल रहेगा और एक ओर से भूमि रहेगा, तो वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय भूमि। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय सरकार के द्वारा जो है पीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था सन 1971 ईस्वी में। सन 1971 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्या था, जब भारत का संविधान बना था उसमें बहुत सारे राजे रजवाड़े और देसी रियासतें था, तो उन्हीं को भारत के अंग में मिलाया गया। तो उनको वादा किया गया था कि हम जो है आपको वार्षिक पेंशन देंगे। तो वही पेंशन को जो है प्रिवी पर्स कहा जाता था, जो कि सन 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इसे हटा दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक दिन 11 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, और जबकि बाल दिवस 14 नवंबर को, और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जबकि पंच परमेश्वर गबन मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, और राजतरंगिणी कल्हन की पुस्तक है। उसके बाद हर्षचरित्र ये और कादम्बरी बाण भट्ट की पुस्तक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, जबकि करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई? तो साथियों, प्लासी की लड़ाई 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। और इसमें अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हो गई, यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जीन की खोज किसने किया? तो साथियों, ये कृत्रिम जीन की खोज जो है हरगोविंद खुराना ने किया था, जिसे सन 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। और जबकि मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। और डार्विन, जिन्हें गैमेट के शुद्धता का नियम दिया था। और ये मेंडल साहब, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो साथियों, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इनका वजन होता है 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि की भार 0.6 ग्राम। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, जिनका वजन होता है 1.5 से 2 केजी के बीच, यानी 1.5 से 2 केजी यकृत का वजन। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सोडा यानी कि चिली सॉल्ट पीटर, ये काम में आता है और इनका रासायनिक नाम क्या है? तो चिली सॉल्ट पीटर, इनका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिनका सूत्र होता है KNO3। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। और पूर्व रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। तो साथियों, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन का निर्माण चित्तरंजन में करता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिनका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और जबकि वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल इंजन का निर्माण होता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है। जबकि रंजीत सागर बांध पंजाब में है, रावी नदी पर। और जबकि तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। और जबकि इंदिरा गांधी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया रोग जो है ये गला यानी श्वास नली को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्न में से किससे संबंधित है?
तो भारतीय संविधान की धारा 370 संबंधित है जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था इसी अनुच्छेद के तहत, जो कि वर्तमान में ये अनुच्छेद निष्कासित कर दिया गया यानी छीन लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किस पर है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी वो योजना आयोग की है, जिनका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जबकि इनका अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एजरा कप संबंधित है। तो एजरा कप पोलो से संबंधित है, जबकि बाकर कप गोल्फ से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। अब प्रश्न संख्या 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो साथियों रेडियो का आविष्कार मार्कोनी साहब ने किया था, जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया और चार्ल्स बेबेज आपको पता है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेक चंद्र हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। एड्स में अक्षर A का तात्पर्य है। तो साथियों एड्स रोग जिनका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। A फॉर एक्वायर्ड हो गया, I फॉर इम्यूनो हो गया, D फॉर डेफिशिएंस हो गया डेफिशिएंसी और S फॉर सिंड्रोम हो गया, यानी A फॉर एक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर मेरा B सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। पीतल मिश्र धातु है। तो साथियों पीतल ये जो है तांबा और जस्ता का है, मैंने कल ही बताया था पीताजी, यानी पीतल हो गया तांबा और जस्ता का मिश्रण। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो नीले लिटमस को लाल में बदलता है अम्ल, जबकि लाल से नीले में बदलता है क्षार के द्वारा। आपको मैंने बताया था कल ही हर्षिकर लो अनिल, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है। दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जबकि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं उन्हें अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो साथियों कोई भी साइकिल सवार व्यक्ति अगर मोड़ पर ये गोलंबरी है यहाँ पे घूमेगा तो वो वास्तविक है कि केंद्र की ओर जो है झुकेगा, यानी भीतर की ओर झुकेगा, और क्योंकि इनके ऊपर जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगर बाहर की ओर फेंका जाएगा तो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम पाया जाता है किस सेल में। तो साथियों पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में, जिसे कहते हैं अवसादी चट्टान, यानी ऑप्शन नंबर A अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है।
राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे, जिसे महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। तो लाख बख्श के नाम से ये दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक कुतुब-उद-दीन ऐबक थे, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 ईस्वी में किया था, जबकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यानी प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों, किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो किसी भी राज्य का सबसे ऊंचा विधि अधिकारी वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहा जाता है महाधिवक्ता, यानी महाधिवक्ता जिसे कहा जाता है। जबकि देश का पूछा जाएगा सर्वोच्च विधि अधिकारी तो वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी। अगर देश का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा महान्यायवादी। अगर राज्य का पूछा जाएगा तो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं, जबकि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के द्वारा जो है राज्यपाल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनके लेखक नारायण पंडित हैं, जबकि हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, जबकि मालती माधव के लेखक भवभूति हैं और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो साथियों, ये स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार की प्रमुख शब्दावली है। बुल एंड बियर, जिनका अर्थ होता है तेजरिया और मंदरिया, यानी ये तेजरिया हुआ कि किसी भी सामान के मूल्य को बढ़ा देता है, और मंदरिया उसे कहते हैं जो मूल्य को घटा देता है, यानी अर्थव्यवस्था में किसी भी मूल्य को घटा देना मंदरिया कहलाता है, मंद हो जाता है, और बढ़ा देना तेजरिया यानी तेज हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी यूटीआई, यानी इनकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो साथियों, पहला पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी को 1992 यानी 1992 ईस्वी को हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, जिनमें कि CO2 यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो साथियों, राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य, जो साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो साथियों, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत पर
प्रमुख वंशों ने शासन किया, प्रमुख मुस्लिम वंशों ने शासन किया जिनमें सेना का अधिकारी खान होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो ये डेल्फ प्रसिद्ध डच नौका था जो 1605 ईस्वी में इंडिया आया था और इन्होंने अपना लंगर जो है मसूलीपट्टनम में डाला था, यानी अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डाला था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो साथियों, जब गुप्त वंश का पतन हुआ था तो उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन करने वाले थे हर्षवर्धन। ये जो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे, जबकि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के स्थापना पुष्यभूति ने किया था, वो अपने नाम से, लेकिन इनका प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। गुलाम वंश में, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, दिल्ली में जो है प्रसिद्ध जो वंश ने शासन किया उनका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है और उसमें प्रमुख वंश, उनके संस्थापक और गुलाम वंश के सभी शासकों को दर्शाया गया है ट्रिक्स के माध्यम से, वो आप जरूर देखें। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक का श्रेय दिया जाता है कुतुब उद्दीन ऐबक को। ये गौरी का गुलाम था। इन्होंने सन 1206 ईस्वी में दिल्ली पर गुलाम वंश का स्थापना किया था, जिन्हें मम्मुलक वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 ईस्वी और गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ था शमउद्दीन कैमोर्स। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो साथियों, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 ईस्वी में बंगाल बिहार में लगाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर जो है 1905 को किया गया था बंगाल विभाजन, जबकि जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को, यानी मेरा ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, 55 नंबर में सवाल है, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सन 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे, जबकि सन 1906 ईस्वी में ही पुणे में स्वशासन आंदोलन चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे A.O. ह्यूम के नाम से बोला जाता है और जिसे शिमला के साधु भी कहा जाता है। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जबकि 1885 ईस्वी में ही ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया। मुंबई में ये संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था, बम्बई में, और इनमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात
सम्मिलित नहीं थी। तो साथियों, मुस्लिम लीग ने सन 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ था और इनका जो है स्थापना सलीम उल्लाह और आगा खान ने किया था। और इनकी उस समय की मांग द्विराष्ट्र भी नहीं था और भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था और पाकिस्तान का मांग भी नहीं था, यानी ये सब बात उस समय बिल्कुल नहीं कहा गया था। लेकिन बाद में जो है भ्रमिकता के कारण वो इन सब बातों को रखा था, लेकिन उस समय ये इनका मकसद नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, जबकि संविधान के निर्माण के समय मूल अधिकार 7 हुए करते थे। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी के सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। जबकि 36 से 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो भाग 4 में वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वित्त आयोग है। तो साथियों, वित्त आयोग है एक कैसी संस्था? तो संविधान के आर्टिकल्स अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में कहा गया। इनकी नियुक्ति, इनके सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी इनका वर्णन संविधान में है। तो हो जाएगा यह संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज का आखिरी सवाल है और वो सवाल है शिक्षा और वन संविधान के किस सूची में आते हैं? तो साथियों, संविधान में कुल मिलाकर 3 सूची हैं। संघ सूची, जिनमें केवल केंद्र सरकार ही अपना कानून बनाते हैं। उसके बाद है राज्य सूची, जिनमें राज्य सरकार कानून बनाते हैं। उसके बाद है समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से कानून बनते हैं। तो शिक्षा और वन जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में है, क्योंकि ये जब संविधान हुआ उस समय शिक्षा और वन राज्य सूची के विषय में आते हैं, यानी कि राज्य सूची के विषय में रखा गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें जो है शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो साथियों, आज ये 7वां एपिसोड वीडियो, आज मेरा ये टेस्ट ख़त्म होता है। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, और आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।